टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा अमकाना क्या सोच हो सकती है। वो लोग जो कि करप्ट सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो चेंज नहीं आने देते। अब ईवीएम मशीन है, सारी दुनिया में काम कर रही है। हमारे जितने मसले हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं ईवीएम मशीन से। पिछले इलेक्शन के अंदर 15 लाख वोट जाया हुई, वो अगर ईवीएम मशीन होता तो 15 लाख वोट कास्ट हो जानी थी। इसमें बहुत बड़े फ्रॉड चलते हैं, जाली वोट्स हैं, मरे हुए लोगों की वोट्स इन्होंने दर्ज करवाई हुई हैं, ये सारी उड़ जाती हैं जिस दिन ईवीएम मशीन आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अभी आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को सुन रहे थे। आज इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात कर रहे थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोटिंग राइट मिला है, कल पार्लियामेंट का जब मुश्तरका इजलास हो तो 32 कवानीन पास किए गए, जिनमें इंतखाबी कवानीन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समुंदर बार पाकिस्तानियों को हक राय देना नुमाया है। इसके साथ साथ कुलभूषण यादव से मुतल्लिक भी कानून साजी की गई। इसी हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे कानून तो पास हो गया है, लेकिन आज जब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का इजलास हुआ तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का बयान भी उसमें जब सवाल जवाब उनसे हुए तो उन्होंने कहा कि 14 मराइल से गुजरना होगा और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के टेस्ट ट्रायल कराने होंगे। यानी कि कानून साजी तो हो गई है, अब इस पर अमल दरामद कराने में बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं बकौल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। इस हवाले से भी हम जरूर जानेंगे कि इसमें क्या पेचीदगियां हैं, हुकूमती अज़्म क्या है। इसके अलावा कुलभूषण यादव से मुतल्लिक भी कल कानून साजी की गई और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब का बयान भी सामने आया कि इस पर सियासत न की जाए, ये आलमी अदालत इंसाफ का फैसला था, उसके तनाजुर में इनको नजरसानी की अपील दी गई। अगर ऐसा ना किया जाता तो भारत का ये प्लान था कि पाकिस्तान को तना किया जाए और आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के हवाले से यूएन में भी जाया जा सकता था। ये मामला भी ज़ेर गौस लाएंगे। जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मेंबर कौमी असम्बली आमिर कियानी साहब, उनको भी हम वेलकम करेंगे और थोड़ी देर में हमें इरशाद आरिफ साहब भी ज्वाइन करेंगे जो ग्रुप एडिटर हैं 92 न्यूज़ के। तीनों मोस्ट मेहमानों को फॉर्मो वेलकम करते हैं। जनरल साहब, आपकी इजाज़त से जरा आमिर कियानी साहब को इस हवाले से ज़रूर मैं रोप इन करना चाहूँगा। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही सर आपको? जी आमिर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आमिर कियानी साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जनरल कादिर साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का हमने गुफ्तगू का मुंतखब हिस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर ये टेक्नोलॉजी की तरफ हम नहीं बढ़ते तो फिर ये जो 15 लाख वोट पिछले इलेक्शन में ज़ाय हुए, ये दोबारा ज़ाय होने का खदशा है। इलीगल वोटिंग होती है, जो लोग फौत हो गए हैं उनके वोट भी पड़ जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे। और दूसरा, आज फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन से कहा है कि अदालत जाने के बजाय स्पीकर ऑफिस अगर आप आएँ तो मुज़ाकरात से मामला हल हो सकता है और ईवीएम पे अपनी तजवीज़ दे, क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आर्गूमेंट्स के अगेंस्ट आर्गूमेंट करना मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन बात फिर भी करनी चाहिए। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ये कन्वे करना चाहते हैं कि दुनिया के इस वक्त 90% ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? क्या वहाँ पर ये तमाम के तमाम उनके वोट इसी तरह से ज़ाय हो रहे हैं, इसी तरह मुर्दों के वोट लग रहे हैं, इसी तरह से बाकी कार्रवाई हो रही है? सर हमारे धांधली के इल्जाम भी नहीं लगते ना? नहीं, धांधली कैसे नहीं होता है? जर्मनी फ्रांस में कहाँ धांधली जर्मनी फ्रांस को अमेरिका को ले दे दी। 2 इलेक्शंस हुए आपके सामने वाले हैं। ट्रंप साहब ने क्या कहा उससे पहले उसके इलेक्शन में क्या कहते हैं उसको, पिछले इलेक्शन में तो नहीं होता, बाराक ओबामा के इलेक्शन में क्या बात की गई, वहाँ पर भी धांधली की बातें की गई। अभी तक इलेक्शन के नतीजों को लोगों ने नहीं माना है। वो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी हमारे यहाँ इमरान खान साहब तो नहीं कहते हैं कि उनके इलेक्शन में धांधली हुई है, वो तो कहते हैं वो सही तौर पर इलेक्ट होके आया। वो तो ये नहीं मान रहे हैं कि वो किसी की बात को नहीं मान रहे हैं। कहते हैं कि जैसे ऑपोजिशन तो आप लोग जहाँ नहीं तक इस मानते। बात का ताल्लुक है, जहाँ तक मैं एक बात पे उससे इत्तेफाक करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि टेक्नोलॉजी दुनिया में अब नई चीज़ है, आ रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन उसका एक वक्त होता है।
उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसके आपको मुल्क को इस काबिल बनाना होता है, मशीनरी को अपने इस काबिल बनाना होता है कि उसको सही तौर पर इस्तेमाल कर सके। जबकि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब खुद कहते हैं कि 14 मराहल में से होके गुजरना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आया काबिल इस्तेमाल है कि नहीं है। उनका काम है आईन पाकिस्तान के मुताबिक कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा लेना बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है एक आईनी अदारे की, और वो आईनी अदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो जब कराते हैं माजरत के साथ करता के लिए माजरत, उस पे जो अपोजिशन हारती है वो कहती है ये धांधली हो गई। वो तो ये तो हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में, अगर आप दुनिया की तारीख जमहूरियतों की तारीख ले लें, इब्तिदा में इसी किस्म की बातचीत होती रही है, हर जगह ये बातें हो रही हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि ये पूल प्रूफ क्या स्मूथ है कि इसमें से कुछ ऐसी बात नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि मेरे सूबे में तो लोग इस पोजीशन में नहीं है, 10 दिन भी लगाए, कोई टीचर ही नहीं समझेगा कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये जहाँ तक वोटर का ताल्लुक है, हमारे वोटर्स का ताल्लुक है, मेरे सूबे में वहाँ पर लोग इतने इलिटरेट हैं कि उनके समझ में उनको पढ़ाने के लिए क्लास लगाने पड़ेंगे। आमिर कैनी साहब हमारे साथ आ गए। आमिर कैनी साहब, ये जो सर जनरल कादिर बलूच साहब ने नुक्ता उठाया कि लोग तो अभी तक उनको समझाने में इतना टाइम लग जाएगा, वो तो अनपढ़ हैं, वो उनकी तो सूझबूझ नहीं। और वैसे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का तो आज बयान आपकी नजर से भी गुजरा होगा। मैंने नहीं देखा है आज तक, मुझे पता नहीं है। 14 मराहिल से गुजरकर तब फैसला होगा कि ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए अगले इलेक्शन में या नहीं। कैनी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है, इलेक्शन कमीशन का तो कोई मुझे ये समझ नहीं आती कि वो पहले देखिए ना, आप एक काम शुरू करने से पहले एक अदारा सर थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा आमिर भाई, थोड़ा सा, ताकि आवाज सर क्लियर है। सर एक आवाज आ रही है अब आपको? अब सर क्लियर है सर, यही टोन रखिएगा प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का तो कोई हाल नहीं है कि उनको, जब हमने अदरवाइज भी कहा था कि आप एक एफर्ट तो करें, उन्होंने वो एफर्ट भी नहीं की। अब की ज्वाइंट सेशन एक सिटिंग गवर्नमेंट ने एक पास किया है बिल, और उसके मुताबिक उनको चलना है। देखिए, अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है। और जो इंडिया में आप देखिए, इंडिया हमारे साथ का माहौल है, ये कादिर साहब कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की बात कर दी है। हाँ। इंडिया में 90 करोड़ वोट इस्तेमाल लोग वोटर्स हैं, और 17 लाख मशीनें यूज होती हैं। अभी 20,000 मशीनों का ऑडिट हुआ, उसमें एक सिंगल भी उसमें वो गलत वोट नहीं निकला। देखिए खाम का, अच्छा आप कंपेयर करते हैं कि जी यूरोप और फ्रांस लोगों की बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान ये हूँ कि वहां पे देखिए जो मार्जिन ऑफ एरर पहले भी था 2-3% था, अभी उन्होंने मशीन यूज की तो उसमें भी इतना सेम निकला, तो उन्होंने इसको प्रेफर नहीं किया। हमारे यहाँ तो 70 साल से यही ऑपोजिशन आपस में लड़ते रहते हैं इसी बात पे। और टेक्नोलॉजी, मुझे बताएं कि टेक्नोलॉजी, आप क्या टेक्नोलॉजी दुनिया में आम नहीं हो रही? क्या ये चीजें काम आगे बढ़ नहीं रही? मोबाइल फोन, आज मुझसे आप बात कर रहे हैं, और ये बाकी चीजें जो एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी से हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये इतने फिक्सेटेड क्यों हैं। अब इन एक ऑपोजिशन का तो प्रॉब्लम एक और भी है, इनको तो जो मर्जी, मैं कहता हूँ इनको तो मन और सलवा भी उतर है ना, तो इन्होंने उसको अपोज करना है। तो प्रॉब्लम इनकी वही है कि इन्होंने अपोज करना है। ये सर ये तो कैनी साहब, मुझे आपकी बात समझ आ रही है कि ऑपोजिशन ने अपोज करना है, लेकिन जब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहें कि अभी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि क्या इनको 2023 के इलेक्शन में बरोकार लाया जाएगा, इससे तो सर फिर सवालात जन्म लेते हैं ना। ये इनकी तो यही तो इनका माइंडसेट खराब है। यही तो ये हमने इलेक्शन लड़के आए हैं, इतनी धांधली आप मुझे बताएं कि नहीं धांधली होते? डब्बे गैब लोगों के, मुझे बताएं कि मुर्दों की वोटें पड़ जाती हैं, बाहर लोग पाकिस्तानियों की वोटें पड़ जाती हैं। अब ये फंस गए हैं, और ये इतनी करप्शन है, मुझे इंतहा करप्शन की, ये हर किस्म की काम कोई नहीं होता। मुझे ये बताएं कि ये कुछ 40 साल ये तीनों पार्टियां लगी रही हैं, तो इन्होंने कोई इंप्रूवमेंट की है? अब ये चाहते हैं ऐसे ही सिस्टम चलता रहे। ये हमारा नहीं है, ये नेशनल डेटाबेस के ऊपर नादरा का बैकअप है, वो करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम तो चाहते ये हैं कि हो सकता है हमारे फेवर में ना भी जाए, लेकिन अच्छा, तुमको एडवांसमेंट तो हो ना, कोई एडवांसमेंट तो हो। ये क्यानी साहब की बात है। कई साहब जरा मेरे साथ रहेगा। जनरल कादिर साहब वो कह रहे हैं कि मे भी शायद हमारे उसमें ना हो 2023 में, लेकिन हम एडवांसमेंट चाहते हो। तो आपने भी कहा कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। देखिए, इसमें तो देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बात के ऊपर इंसिस्ट कर लेना हुकूमत की तरफ से कि अगले इलेक्शन हर सूरत में ईवीएम के जरिए से होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात गलत है। इसमें तो वो बात, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है, उसको गवर्नमेंट का अदारा नहीं बनना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी ये हुकूमत जो है आईनी अदारों को अपने ज़ेर कमान लेने की शौक़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। नैब का कानून है, नैब एक आईनी अदारा था,
उन्होंने उसको भी गवर्नमेंट का अदारा बना के उसकी अपॉइंटमेंट अपने हाथ में रख दी, उसको एक्सटेंशन दे दिया और एक्सटेंशन का पावर अपने हाथ में ले लिया, वो भी गवर्नमेंट का। इधर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि हम कानून बनाएंगे, इसके मुताबिक कार्रवाई करें। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जिम्मेदारी उनकी है, उनसे पूछें वो अगर इस पोजीशन में है कि इस टेक्नोलॉजी को कल इस्तेमाल करते हैं तो कल इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर वो इस पोजीशन में है, वो कहते हैं कि इससे फ़ायदा होगा, मुल्की हालात को वो जानते हैं, इलेक्शन के मसाइल को वो जानते हैं, इलेक्शन के तजुर्बे से वो कई मरतबा 14-15 मरतबा गुजर चुके हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हम इस बात के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई आदमी मेरे ख्याल में, इवन अपोजिशन पार्टियों में से भी कोई पार्टी इसके ख़िलाफ़ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उस लेवल की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे मुल्क में नहीं हुई है, उस किस्म की नॉलेज हमारे लोगों ने एक्वायर अब तक नहीं की है कि इस मशीन को उस तरीके से इस्तेमाल करें जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ तक इंडिया का उन्होंने रेफरेंस दे रहा है, इंडिया वाले भी जो कुछ मैं पढ़ चुका हूँ उसके बारे में, दे आर हैविंग ए रीथिंकिंग ओवर इट। इंडिया में यस, दे आर हैविंग ए रीथिंकिंग ओवर इट। अच्छा। कि ये तजुर्बा पूरा कामयाब नहीं हुआ है, वो दे आर स्टिल देयर इज अ लाइक्लीहुड कि वो दोबारा रिवर्ट करें पुराने सिस्टम में। अच्छा, ये आमिर साहब एक और सवाल आपसे करूं, ये तो इंडिया का भी कहा सर, ये भी सवाल उठ रहा है कि इसके लिए सरमाया बहुत दरकार है। अहमद बिलाल महबूब साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं अरबों रुपए इसकी लागत आएगी, और अगर पता नहीं वो तो 300 अरब की फिगर दे रहे थे, और अगर ये वन टाइम यूजेज है, यानी कि हमारे यहाँ हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं, अगर 2023 में एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल हो जाता है, तो फिर 2028 में शायद नई मशीनें लानी पड़ेंगी। यार ये बात सुने, क्या मतलब है, मैं तो हैरान हूँ कि किस किस्म की ये इनकी अप्रोच है। और ये कहते हैं कि इलेक्शन की मशीनों की इंडिया दोबारा ऑडिट हुआ है 20,000 मशीनों का, उन्होंने कहा कि एक भी वोट गलत नहीं निकला। ये ऑडिट अभी हुआ है, और जहाँ की 90 करोड़ पूरी दुनिया की वोट नहीं है, समझो। और हमारा बाजार, हमारा जो टेम्परा मतलब जो कि एक सब कॉन्टिनेंट का अच्छा था, जो एक मेंटल वो है जी, वो सोचिए जरा। और फिर आप ये कह रहे हैं जी कि टेक्नोलॉजी ने ये कब आएगी, अगर चले हम नहीं लाएंगे तो अगले बार आएगी, फिर वो नहीं लाएंगे तो यार कभी तो शुरू करना है ना इसको। और 10 में ये आया था, ये इलेक्शन कमीशन तो अपनी जान छुड़ाती है कि हमें कोई काम ही ना करना पड़े। और ये नहीं हो सकता। हमारा काम है कानून बनाना, लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है और हमने उसके मुताबिक अब लेकिन आप ये भी तो समझेंगे ना कि आप एक पार्टी हैं, ज़रबत इलेक्शन जो है केयरटेकर गवर्नमेंट कराएगी, आप जो कानून बनाए उस पे सर आप ये तो मानेंगे ना कंसेंसस होगा, तो फिर ये कबूलियत भी होगी ना। बिलावल साहब ने कहा हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और अगर मास होते तो हम आज से ही मुतनाज़ समझते आने वाले इंतखाबात को। नहीं, कोई मुतनाज़ा की बात नहीं। ये कौन सी मतलब हर चीज में जो वो बिल नहीं पास करेंगे वो मुतनाज़ा हो जाएगी। ये किसने आपको ये थ्योरी किसी ने समझा दिया कि लिसन, ये बात सुनने की कोशिश करें, जो हमारा मैंडेट है, हमने मेजोरिटी वोट लगा के हमने जीता है, और ये हम बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं कि सब जो आज तक 40-50 साल से यही शोर मचा है कि इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे, तो उसका कोई तरादुत, कोई तो उसका हल निकाला इन्होंने। आज तक जो हल निकलने जा रहा है उसको भी निकालने को तैयार नहीं है। फिर ये बातें कर रही टेक्नोलॉजी, ये मशीन खरीदनी पड़ेगी। देखिए, ये गवर्नमेंट ने जब एक बिल पास किया तो उसके पीछे हुकूमत क्या होगा ना। ये वैसे ही रात को उठ के हमने उसके बाद बिल पास करा दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप फाइनेंशियल बैकअप आएगा। मेरे साथ ही जरा रहेगा साबिर शाकिर साहब, जो अपना बड़ा जबरदस्त द रिपोर्टर्स प्रोग्राम करते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साबिर शाकिर साहब, आप बताइएगा, कल आपने मुश्तरका इजलास भी देखा, बड़ी लंबी चौड़ी लेजिस्लेशन हुई, 32 बिल पास हुए, लेकिन ईवीएम जो है वो वजह तनाज़ा बनी हुई है। एज फार एज अपोजिशन इज कंसर्न, आज ईसीपी के सेक्रेटरी का बयान भी सामने आया है। क्या कहेंगे आप सर? ये दुनिया जो है वो, कल भी बात हो रही थी, आज भी कह रहे थे कि जर्मनी और फ्रांस ने आ गए हैं, अगरचे अमेरिका, इंडिया और दीगर ममालिक में इसका इस्तेमाल होता है। आप समझते हैं, आपने बहुत से इलेक्शन कवर किए हैं, यही सद्देबाब है ईवीएम, इससे बदउनवानी, बद इंतजामी और धांधली खत्म हो जाएगी? धांधली खत्म करने के लिए, बदउनवानी खत्म करने के लिए तो अपने किरदार तब्दील करने पड़ेंगे, और जब तक हमारी नीयत और किरदार ठीक नहीं होते तब तक तो ईवीएम क्या, ईवीएम से भी कोई बेहतर टेक्नोलॉजी ले आए फिर भी मामला खराब ही रहेंगे। जहाँ तक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि तरीका इंतखाब तब्दील करना है जी, और ये काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। गवर्नमेंट ने तो लेजिस्लेशन कर दी, बिल बना दिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज की तारीख तक ये कह रहा है कि फिल वक्त वो ये नहीं बता सकते कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होंगे या नहीं होंगे जी, और वो ऑफिशियली बता रहे हैं।
ये मुझे जो खदशा लग रहा है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा अच्छा, और ये सारी चीज़ें स्टक हो जाएंगी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके हक में नहीं है और मुकम्मल तौर पे इसके इस्तेमाल के हक में नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हमारे 50% जो आबादी है, 50% से भी ज़्यादा जो वोटर है वो रूरल एरियाज में जी। है, वो नाखानदा है, और उनको कैसे इस मशीन के इस्तेमाल के बारे में बताना है, वो किस तरीके से इसको ऑपरेट करेंगे, और अगर ऑपरेट करेंगे अगर नहीं उनको आता तो फिर जाहिर है वहाँ पे कोई ऑपरेटर्स बैठे होंगे, ऑपरेटर को बताना पड़ेगा कि आपने फलां बटन दबाना है, फलां नहीं दबाना। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और अभी तक हमारे यहाँ ये किसी एक पोलिंग बूथ पे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सका, तजुर्बा भी नहीं किया गया, और यहाँ तक के ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी नहीं हो रहा। अभी तक तो यही पता नहीं चल रहा कि कौन सी मशीन इस्तेमाल आएगी, किस कंपनी की होगी, कौन बनाएगा। तो ये एक लंबी बहस है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल एज हासिल किया कि उन्होंने अपनी विल शो कर दी कि जी वो साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले में ऑन बोर्ड नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये कल को मामला जाता है, अपोजिशन लेके जाए या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की राय को मुकद्दम जाना जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का इनकाद उन्होंने करवाना है। ठीक है, आपने अहम नुकता उठाया, मेरे साथ रहेगा। जैसे साहब, कल आसिफ जरदारी साहब ने बात की, उन्होंने कहा हुकूमत बहुत जोर लगा रही है ईवीएम के हवाले से, बीज ये लगा रहे हैं, फल कोई और खाएगा। तो कुछ आप रोशनी डालेंगे जरदारी साहब का किसकी तरफ इशारा था, कौन फल खाएगा? नहीं, फल खाने वाली बात नहीं है ना, हुकूमत जोर लगा रही है, ये सीधी सी बात है। इलेक्शन इस हुकूमत ने तो नहीं करवाना है ना जी, इलेक्शन तो केयर टेकर हुकूमत ने करवाना है, ऑब्वियसली। और वो उनकी प्रिविलेज है उस वक्त वो कौन सा कानून इस्तेमाल करेंगे, कौन सा कानून इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी बेनिफिट किसको जाएगी, उस वक्त कौन लोग इलेक्ट हो जाएंगे, प्रॉबेबली उस तरफ वो इशारा करने की कोशिश कर रहा था। ये तो मैंने सीधी सी बात की, कोई उसमें कोई दाएं बाएं ढकी अच्छा, छुपी ये मुझे बात नहीं बताएं, की। अगर आप अदालत जाते हैं तो जैसे साबिर साहब ने कहा, और वो तो इंटेंशन क्लियर किए हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने भी, आप समझते हैं कि पार्लियामेंट की कानून साजी को अदालत में चैलेंज करना, उससे पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी उस पर जग पहुंचती है? देखें जी, अदालतें तो आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने बुलाया, वो वहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, वो जाके वहाँ पर पेश हुए। अदालत तो उनसे भी ऊंचा है, उनसे भी ऊपर हैं जी। अगर कल ज़रूरत पड़ती है, अदालतें ये समझते हैं ये कानून काबिल अमल नहीं है, और इसको जिन लोगों ने इसके ऊपर अमल करना है उनके रिजर्वेशंस हैं, और वो खुल के अपने रिजर्वेशंस के साथ आते हैं और इसको नुकसानदेह डिक्लेयर करते हैं और फ़ायदे इसके नुकाइस को सामने ले आते हैं, तो इम्कान बिल्कुल इस बात के हैं कि अदालत इसको नॉक डाउन कर दे। पॉलिटिकल एज हासिल किया, जैसे साबिर साहब कह रहे थे, नंबर्स में आमिर कियानी साहब की जमात ने शो किए हैं 221 नंबर, आपके 203। शुक्र है आपने सवाल किया, मैं इस सवाल का इंतजार कर रहा था। इंतजार कर रहे थे? हाँ, मैं इस सवाल का तो ये तो इंतजार आप कर रहा लोगों के था। लिए बाइस ये नंबर्स की बात फखर तो बात बिल्कुल- नहीं है, तो आपके तो नंबर पूरे नहीं आ सके। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता हूँ। 3 दिन पहले 11 तारीख को मेरे ख्याल में वो जॉइंट सेशन बुलाई गई थी जी, 11 तारीख लास्ट वीक बुलाई। लास्ट वीक के, और उस वक्त फिर आधी रात को एक फैसला करना पड़ा कि जॉइंट सेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर 3-4 दिन गुजर गए। उस दौरान में जो एलाइज थे वो सब के सब जनाब हुआ है अपने नुकात के साथ कि जी हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है, हमारे साथ जो प्रॉमिस किए थे उनमें से कोई कंप्लाई पूरा उन्होंने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलान नहीं किया, तो इस वजह से हम नाराज़ हैं। उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया, और 3 दिन में पता नहीं कौन सी गिद्दरसिंगी हो गई, कैसे क्या हुआ कि 3 साल के शिकायत 3 दिन में सब के सब ख़त्म हो गए। वो GDA के भी ख़त्म हो गए, MQM के भी ख़त्म हो तो गए। ये तो कामयाबी करार दिया हुकूमत की। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। कियानी साहब, आप वो कह रहे कौन सी गिदरसिंगी है कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात 3 साल के माशाल्लाह खत्म हो गए? 3 दिन में सब मान गए। तो हम तो हैरान है। मैं कियानी साहब से कबल इसके कि आप उसके पास जाएं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यही काबिलियत महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करें, ताकि मुल्क कम से कम उनकी दूसरी मरतबा इलेक्शन आसान हो, फिर आ जाए हम उनको क्यों कियानी वेलकम साहब, करें। उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट अच्छी है तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करे, खुलासा ये है जनरल कादिर साहब का। आमिर साहब से शायद राब्ता नहीं हो पा रहा। साबिर शाकिर साहब, सर आप बताएं, आपको काफी खबरें होती है सर, ये एलाइज नाराज थे आपके प्रोग्राम में भी हमने देखा था, चीमा साहब, तारिक चीमा साहब, वो भी कुछ खदशात का इजहार कर रहे थे, और आमिर लियाकत साहब की स्टेटमेंट तो बड़ी गर्दिश कर रही है। तो ये जनरल कादिर साहब
जो है इनकी कोई, ये कह रहे हैं 3 साल की जो दूरियां थी वो 3 दिनों में कैसी पूरी हो गई? जनरल कादर साहब से ज्यादा तजुर्बा किसका हो सकता है? नहीं, ये जनरल साहब तो पॉलिटिशियन है ना सर, ये तो 2 दफा असेंबली के मेंबर रहे हैं और अब इस दफा बतौर पॉलिटिशियन इनका तजुर्बा बहुत थोड़ा सा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो अच्छा। विरोधी बेल्ट, तो विरोधी बेल्ट 40 साल का तजुर्बा नहीं सर, नहीं बिलो द बेल्ट नहीं, 40 साल का तजुर्बा इनका बहुत असल तजुर्बा तो वो है ना 40 साल का है। नहीं तो आपके ख्याल में तो फिर ये चीज आगे कंटिन्यू करेगी? देखिए ये अच्छा सवाल है। कुछ चीजें ना आउटसोर्स हुई हैं। अच्छा। और वो होती रहती हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। और मेरा ख्याल है कि इस कल्चर को तब्दील होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पीटीआई को चाहिए कि अब सारी चीज़ें खुद हैंडल किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक बात है ना सुप्रीम कोर्ट में जाने का, जी, सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन या पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो नहीं चैलेंज किया जाएगा, बल्कि उसमें ये जाएंगे कि पॉसिबल नहीं है इस टाइम पीरियड में इस तरीके से ईवीएम अच्छा, के तहत इलेक्शन करवाना। ठीक है। क्योंकि अगेन एक तो फाइनेंशियल इशू तो है, उसके बाद ये है कि कितने पोर्शन में, यानी कि अर्बन एरियाज में तो ठीक है हो सकता है, रूरल एरियाज में क्या करें। और उसके बाद अभी बहुत सारे मराहल हैं जिनको पूरा करना है ताकि ईवीएम टेस्ट हो, जो भी हो, मशीन जो भी आएगी उसको तमाम मराहल से गुजारना है। और पायलट प्रोजेक्ट अभी तक कोई नहीं है, तो इसलिए अभी भी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टिल टुडे रेडी नहीं है, जहनी तौर पे वो तैयार नहीं, वो मान ही नहीं रही ये पॉसिबल है। ठीक है, आप कह रहे हैं टेक्निकली वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी अमलियत पसंदी जो है उसको कैसे मुमकिन बनाया जाए। जरा उस हवाले से भी मैं जानना चाहूंगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट का मिलना, आप समझते हैं ये पॉलिटिकल एज ज्यादा दे सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं देखा आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि ये हमारा असासा है। तमाम पीटीआई के जो मेन लीडर्स हैं उन्होंने ट्वीट्स की और उन्होंने कहा कि अगेंस्ट द विल ऑफ अपोजिशन ये पास किया गया है और जो हमारा इंतखाबी वादा था उसको हमने पूरा किया है। वो इनके लिए एक एसेट बन सकता है इन द कमिंग इलेक्शंस, वो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज। देखो ओवरसीज पाकिस्तानीज तो बहुत खुश हैं और अगेन मैं कहूँगा कि उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है कि ठीक अच्छा। है ऑनलाइन वोटिंग। अब उसमें सिर्फ ये है ऑनलाइन वोटिंग हो या फिर पोस्टल बैलेट के जरिए, ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, उसमें 2 ही रास्ते हैं, या तो पोस्टल बैलेट के जरिए वहाँ पे हमारे सफारत खाने हैं वहाँ पे पोलिंग हो और वहाँ से चीज़ें आएँ, या फिर बराह रास्त आएँ जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुआ। करोड़ों वोट जो है वो पोस्टल बैलेट के जरिए लोगों ने अपनी राय दी। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, और लेकिन ये ज़्यादा ईवीएम वाला ज़्यादा बड़ा इशू है, इस पे बहस होगी। और दूसरा ये कि इलेक्शन का जो इनेकाद है या तरीक़ाकार है जो इलेक्शन का, उसमें जो कहना चाहिए स्टेक होल्डर्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सिर्फ एक सियासी जमात नहीं होती। तो वहाँ पे भी जो ये सारी प्रोसीडिंग्स में के दौरान अपोजिशन ने एक एक्सरसाइज की है, वो सारा केस बना रहे थे सुप्रीम कोर्ट के लिए कि कल को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो उनके पास ये सारी चीज़ें हों कि हमने किस तरीके से अपोज किया और किस तरीके से ये सारा कुछ एक वन साइडेड प्रोग्राम था सारा। ईसीपी को भी अपने साथ लाइक माइंडेड जाहिर है, ईसीपी तो ईसीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, मैं साबिर आप मेरे साथ रहेंगे क्योंकि आज आपके शो में खालिद जावेद खान साहब भी थे। मैं जनरल साहब से ओवरसीज का पूछ के ज़रूर पूछूंगा कुलभूषण यादव के हवाले से, क्योंकि उसमें भी आज अपोजिशन जो है स्पेशली पीपल्स पार्टी उन्होंने भी कहा है कि जी ये एनआरओ दिया गया है। तो खालिद जावेद साहब ने इस पर अपनी स्टेटमेंट भी दी है, लेकिन उस हवाले से भी जाऊँगा। जनरल साहब, ये जो ओवरसीज सर पाकिस्तानी है 90 लाख है, आप समझते हैं कि अपोजिशन ने पॉलिटिकल एक रॉन्ग मूव की है अपोज करके इस तरमीम की? क्योंकि जाहिर बात है उनको वोटिंग राइट तो मिल गया है और वो जैसे कह रहे हैं कि ईसीपी ऑन बोर्ड है, तो वो एक एसेट बन सकता है इमरान खान साहब के लिए। आपकी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल में सही नहीं है। अपोजिशन ने इसकी मुखालिफत नहीं की है
कि उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। वोटिंग कल राइट जो कानून साजी उसमें नाम में उन्होंने कहा ना यस और नो, जब वॉइस वोट हो रहा था तो अपोजिशन वाज अगेंस्ट इट ना सर। वॉइस वोट तो उस वक्त ये सारे कंबाइंड इकट्ठा था ना, ये बिल, जी ये बिल, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल नहीं, था। लेके किए दिस वाज गए। जस्ट वन बिल, इसके पोर्शन ये थे। मेरे ख्याल में तो उसकी मुखालफत नहीं करते होंगे। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप कह रहे हैं ये तमाम के तमाम वोट पीटीआई को पड़ेंगे, ये भी सही नहीं है। हाँ ये तो ये उसकी अजम्पशन है, वजह लेकिन यह मैंने है कहा पॉलिटिकल कि मूव्स ये होती है। खास क्लास, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, वाइट कॉलर, अगर कुछ वहाँ पर कुछ लोग हैं उनका प्रॉबेबली बेंट ऑफ माइंड इस तरफ है, वो शायद इनके लिए वोट करें। जहाँ तक कामन मजदूर का ताल्लुक है, उस कामन मजदूर का ताल्लुक, उसकी जड़ें यहाँ पर अपने ख़ानदान के साथ है। उसकी ख़ानदान की क्या हालत है इस वक्त इस महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से, ये ख़बरें उनको पहुँचती रहती हैं। और वो पैसे जो वहाँ से भेजते हैं यहाँ पर, उस पैसे की क्या कदर रह जाती है, क्या कुछ उससे ख़रीदा जा सकता है, ये ख़बरें उनको पहुँचती रहती हैं। तो ये सोचना कि ये सब के सब बड़े एसेट हैं और सब के सब, मैं एक पहले टॉक शो में था वो सब 8 बजे की, वहाँ पर वो फतियाना साहब ने कहा कि ये 90 लाख हैं, 80 लाख हमें वोट करेंगे। ये ऐसी सोच है, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वो मेरे ख्याल में अपने जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनके अजीज़ व अकारिब, जिनसे ये जिनको छोड़ के गए, इनकी राय के साथ उनका राय इस्तेमाल होगा। और वोटिंग राइट उसका हक है, उनको देना चाहिए। उसकी मुखालफत करना मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। न कि अपोजिशन ने मुखालफत की होगी, बिल की मुखालफत उन्होंने ज़रूर की है। बिल में मेजर चीज़ जो था वो EVM है, और EVM की मुखालफत। और उसमें सर ये भी शामिल था, क्योंकि बिलावल साहब ने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि अगर वोट पेरिस में पड़े और निकले सिब्बी से, तो ज़ाहिर बात है उस हवाले से भी आप लोगों को एक तरीके कार पे तहफ़्फ़ुज़ात थे। साबिर, जो कुलभूषण यादव के हवाले से लेजिस्लेशन है, उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने आज आपके शो में, और वैसे भी वो उनका बयान भी आया था, उन्होंने कहा कि इस पे वो अपोजिशन को इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए तैयार है। ये क्यों कर एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है? और पीपल्स पार्टी जनरल कादिर साहब की जमात हो या इवन PMLN को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं जी ये देखें इन्होंने NRO दे दिया है एक इंडियन स्पाई को जो दहशतगर्द है। तो इस हवाले से क्या ये हमारी लीगल कंपल्शन नहीं थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, जब हमने उसकी जुरिस्डिक्शन को कबूल कर लिया? मेरा ख्याल है कि इसमें अपोजिशन काफी रॉन्ग साइड पे है और इसमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर ये लेजिस्लेशन ना होती और उसको कौंसलर एक्सेस ना दी जाती, तो उसके जो मुज़मिरात हैं वो पाकिस्तान पे आने थे और UN सलामती कौंसिल में जा सकता था, हमें पाबंदियों की नज़र किया जा सकता था। उसकी वजह कि बहुत ज़्यादा जो ख़त व किताबत हुई है वो इन कैमरा ब्रीफिंग की बात इसलिए की जा रही है कि इस दौरान इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद और दिल्ली के दरमियान बहुत ज़्यादा ख़त व किताबत हुई है, बहुत ज़्यादा खतूत लिखे गए और उसमें लीगल ओपिनियन उनकी तरफ से आती थी, फिर इधर से एक दूसरे को काउंटर किया जाता था। तो उसमें दिल्ली सरकार जो है वो काफ़ी वीक पोजीशन पे है और वो कोई ना कोई वे आउट करना चाह रही थी कि यहाँ पे लेजिस्लेशन ना हो सके और उन्हें दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़े और वहाँ से बताना पड़े कि पाकिस्तान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, जबकि पाकिस्तान प्रैक्टिकली उनको कौंसलर एक्सेस दे भी चुका है और अब सिर्फ ये था कि आप वकील मुकर्रर करें। लेकिन इंडियन हाई कमीशन इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एक और चीज़ भी अटॉर्नी जनरल साहब ने बताई कि वो कोई इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे अब कुलभूषण यादव के मामले में, इंडियन जो, और वो समझते हैं कि अब ये कुलभूषण शायद उनके किसी काम का नहीं है, बल्कि इसको जितनी अल्लाह इसकी जल्दी डिस्पोजल हो जाए वो है। लेकिन एक जाहिर है वहाँ पे एक इंटरनल प्रेशर भी है और इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का सोच रहे थे, सलामती कौंसिल में जाने का सोच रहे थे। तो वो सारी चीज़ें विंडोज़ जो है पाकिस्तान ने बंद की हैं और अब उसमें एक और जो एक अमेंडमेंट की गई है वो ये कि पाकिस्तान खुद उसको ये प्रोवाइड कर सकता है, लीगल असिस्टेंट और वकील फराहम कर सकता है उसकी अपनी मर्जी का। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब करेगी ताकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बताया जा सके, अगर ये चाहते हैं कि वो सारा रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाएगा। इसीलिए वो इन कैमरा सेशन की, इन कैमरा ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं कि आएँ और आके सारी चीज़ें उनको बताई जाएं कि किस तरीके से इंडिया के क्या प्लान था और पाकिस्तान ने कैसे इसको काउंटर किया। जनरल साहब, उस वक्त अजहर बता आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा थे, आप इस हवाले से मैं जानूँ कि इट्स सेंसिटिव इशू, इस पे इसको तो मैं ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि इट्स अ सेंसिटिव इशू। मैं शाकिर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, जो कुछ उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा।
ये एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है। अगर इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, इस किस्म की कार्रवाइयाँ सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं होते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस किस्म के जासूस पकड़े जाते हैं। उन जासूसों के लिए क्या कानूनी कार्रवाइयाँ किस तरीके से की जाती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह या इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को ले जाने की क्या गुंजाइश होती है कि नहीं होती है। अगर सिविलाइज्ड वर्ल्ड में ये फैसिलिटी अवेलेबल है इस किस्म के मुजरिमों को, तो अगर ये कार्रवाई इनके लिए यहाँ पर वो गुंजाइश पैदा की गई है, तो मेरा आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन ये जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो एक है, यही गवर्नमेंट, यही पीटीआई वाले गवर्नमेंट, अच्छा, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा इसी कुलभूषण यादव के मामले को इस्तेमाल करते हुए। इन्होंने मियां नवाज शरीफ को, मेरा उस पार्टी से आज ताल्लुक नहीं है, इन्होंने उसको गद्दार मुल्क दुश्मन डिक्लेयर किया। उस पार्टी को, उस ख़ानदान को, उसके क्या क्या ताल्लुकात, कुलभूषण यादव तो कुलभूषण यादव, कुलभूषण के खिलाफ उन्होंने बयान नहीं दिया, कुलभूषण को उन्होंने ये कर दिया, कुलभूषण को वीआईपी ट्रीटमेंट दे दी, कुलभूषण को फलान कर दिया। तो ये गवर्नमेंट, यही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट, जिन्होंने अभी ये कानून लाया, जो फैसिलिटेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी सोचना चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिस वक्त वो पावर में होते हैं या बाहर होते हैं, जिस वक्त जब पब्लिक के सामने चाहते हैं, तो इस किस्म के इश्यूज को, इसके बारे में स्टेट्समैन को, ये आपका नुक्ता अहम है, स्टेट्समैन को सोचना चाहिए कि इनका नतीजा क्या निकल सकता है, पैमाना एक होना चाहिए। अली नवाज अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, मेंबर कौमी असम्बली है, वज़ीर आज़म के खसूसी। अली नवाज अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे पहले आमिर कियानी साहब हमसे बात कर रहे थे। जनरल कादिर साहब का नुक्ता यह है कि कुलभूषण यादव का मामला बिल्कुल ठीक है, फैसिलिटेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की रोशनी में दी गई है, लेकिन जब आप अपोजिशन में थे तो उस वक्त की हुकूमत, जिसका उस वक्त जनरल कादिर बलोच साहब हिस्सा थे, उनको हत्वे तनकीद ठहराया जाता था कि वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, या वो कुलभूषण का नाम नहीं लेते। वैसे वो नहीं भी लेते थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन उस वक्त जो आपका पैमाना था, हुकूमत में आने के बाद वो पैमाना बदल गया है सर। अच्छा, जब अब्दुल कादिर साहब जो पहली बात कर रहे थे, मैं उनकी बात सुनी, वो ठीक बात कर रहे थे, पर दूसरी बात जो बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए, हम क्यों तनकीद करते थे? एक तो आपने खुद भी कह दिया कि वो कुलभूषण का नाम नहीं लेते थे, हम भी यही कहते थे कि इतना बड़ा जासूस पकड़ा गया है, और उसको तो पूरी दुनिया में, जब पूरे वक्त मोदी ये नैरेटिव फैला रहा था पूरी दुनिया में और पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात कर रहा था जी, कि पाकिस्तान से पूरे सुसाइडल बमिंग मशीन बढ़ी हुई है, पूरे जाके यहाँ से मशीन लोग जाते हैं, यहाँ से बमिंग होती है, यहाँ से दहशतगर्दी फैलती है। तो हमारा विजन ये था कि देखिए, हमारे पास तो एक बहुत बड़ा सोर्स आ गया है कि हम लोगों को बताएं सबूत के साथ कि देखें इंडिया यहाँ क्या कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहा है। हम उसे तनकीद करते थे, और दूसरा हम इससे तनकीद करते थे कि पूरे उस वक्त जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको बुलाया गया और आपको कहा गया कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन इसकी हमारी मानते हैं कि नहीं मानते, क्योंकि आज तक इंडिया ने पाकिस्तान के केस के, किसी भी केस के अंदर, जब पाकिस्तान जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन नहीं मानते। तो यूनिलैटरली जाके नवाज शरीफ साहब वहां जाके आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को ओन कर आए थे। जब आप ओन कर आते हैं और उसके ऊपर जब केस चलता है और उसके ऊपर जो डिसीजन आता है, फिर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जो हमारी तनकीद उस वक्त बनती थी वो इन चीजों के ऊपर बनती थी। जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज ठीक है वो ठीक है। साहब वो कह रहे हैं कि जो मेरे समझ नहीं आ रही कि कौन सा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कौन सा वो कोर्ट है जिसको अवान साहब कोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ उसके पास गए और उन्होंने प्लीड किया केस कुलभूषण यादव का और उसके लिए फैसिलिटी ले ली। ये तो मैंने तो नहीं पढ़ा, पता नहीं अगर आपके जहन आया कोई मेरे ख्याल में भारत गया था ना। नहीं, भारत कहाँ पर गए थे? भारत गए थे ना, आईसीजे गया ना सर, भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला ले तो गया। वो गए तो उसको कौन रोक सकता था? आप रोक सकते हैं उनको सर? वो कहते कौन रोक सकता है भारत को? पाकिस्तान के साथ भारत क्या नवाज शरीफ का मुल्क है, नवाज शरीफ उसके वजीर आजम है, उसके जेर कमान है, जेर ताबे मर्जी है उसके। ये क्या बात हुई? जी अवान साहब, सर मेरे ख्याल उनको बात में समझ नहीं आई। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अब आपकी जो आप कोई मुल्क आपके चला जाता है कि ये चीजें गलत हो रही हैं और ये हमारा जो बंदा है इसको वहाँ ट्रायल किया जा रहा है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पूछता है कि अगर आप हमारी जुरिस्डिक्शन को ओन करते हैं तो हम ये केस आपका ट्रायल कर सकते हैं, वरना हम ये केस आपका ट्रायल नहीं करेंगे। ये सर नुक्ता है। इधर से जो सारी चीजें यहाँ से सब इदारों ने, सब लोगों ने मुत्तफिका तौर पे ये कहा, उस वक्त ये कंपेन चली कि हमें उनकी ये जुरिस्डिक्शन को ओन नहीं करना चाहिए। जब आप ओन कर लेते हैं और उसके ऊपर ट्रायल चलता है, जिस ट्रायल के अंदर अगर आपको याद हो
तो इधर से नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर को चलाया गया था और उस तकरीर में ये कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि जो बॉम्बे अटैक्स हुए थे वो लोग पाकिस्तान से उधर गए थे और उन्होंने वहां जाके बॉम्बिंग की थी। वो एज अ गवाही के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप देखें, लेट्स वो कश्मीर के अंदर 100 इश्यूज हैं, पाकिस्तान जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, इंडिया जुरिस्डिक्शन नहीं ओन करता आईसीजे की उन केसेस से रिलेटेड। मैं ये बात कर जी, ये बात कर रहे थे। साबिर, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? साबिर शाकिर साहब? साबिर साहब, इस वक्त उनसे हमारा राब्ते का थोड़ा सा हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा अली साहब मेरे साथ रहेगा। ये तो हमने कुलभूषण यादव का भी मामला कर लिया, ईवीएम, और अब आने वाली सियासत, जनरल कादिर बलोच साहब, क्योंकि इस पे काफी ज्यादा हम देख रहे थे कि पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा था और पीपल्स पार्टी और नून लीग, मियां नवाज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी करीब आ रहे थे और बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी ज्वाइंट सेशन के हवाले से, लेकिन वो अब काफी टेपर डाउन हो गई है। अब आप लोगों की नेक्स्ट मूव क्या होगी? क्योंकि इन्होंने जो इनका लेजिस्लेटिव एजेंडा था वो तो 32 बिल पास करवा लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातों ने। अब आप लोगों का नेक्स्ट मूव क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट तो आप जा रहे हैं पॉलिटिकली। आज तो मौलाना फजल रहमान साहब बड़े सीख बात, उन्होंने कहा अगर मुझे अकेले भी लड़ना पड़ा तो मैं अकेला लड़ूंगा। मैं तो ना बड़ा सियासतदान हूँ, ना बड़ा अक्लमंद आदमी हूँ, ना मेरा कोई इतना तजुर्बा है, लेकिन आज तो मैं एक आदमी की ईमानदारी से इतना खुश हूँ कि मैं तो उसको कोट करूँगा और उसको कोट करके फिर मैं बताऊँगा कि अपोजिशन को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, आज हमारे वजीर इतलात स्पोक्स पर्सन होते हैं हुकूमत के। हुकूमत की जो भी पॉलिसी बयानात होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसीज़ होती हैं और जो फैसले किए जाते हैं, वो फैसले वो वजीर इतलात अवाम के सामने पेश करता है, मीडिया के सामने। उन्होंने आज बयान दे दिया है कि हमारी जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हम तो अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, हम दुनिया के किसी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो कार्रवाई की जा रही है उसका हमें मुकाबला करने की कोई कुव्वत नहीं है। कौन सी कार्रवाई की जा रही है? वो उन्होंने बात की थी, टीएलपी की बात की थी कि वहाँ पर जो फैसला हुआ है उस फैसले में हमने वो कदम जो हमें उठाना चाहिए था वो उठा नहीं सके हैं और स्टेट और हुकूमत विड्रा कर चुके हैं, पीछे हटे हैं और वो कार्रवाई उनको नहीं करना है। इससे उनका मैं बता रहा हूँ, ये उनके स्टेटमेंट्स का मकसद ये था, कहने का मकसद ये था कि वो उसको उनके कदम टीएलपी ने जो कुछ किया उनके इकदामात को वो सही नहीं समझते हैं। आप सही समझते हैं टीएलपी के इकदाम? मेरी बात को आप छोड़ दें, मेरी बात नहीं है। आप भी हुकूमत में थे उस वक्त भी टीएलपी आए थे। मेरी बात सुने ना, मैं बात आर्गुमेंट मुकम्मल कर दें कि वो उसको सही नहीं हैं, मजबूरन उनको विड्रा करना पड़ा, मजबूरन उनको कंसेशन देना पड़ा। हुकूमतें इस किस्म की कार्रवाई नहीं करती हैं। उनका ये एडमिट कर लेना, ये कह देना कि जी हम तो हमें देना नहीं चाहिए था, और साथ ही उन्होंने एक नई बात कह दी बिल्कुल टोटली। उन्होंने कहा हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के पनाहगाहें, तरबियत गाहें और सब कुछ जो है ना वो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं मुल्क के अंदर, वहाँ पर तरबियत दी जाती है लोगों को। अब चूंकि फवाद साहब इस शोध का हिस्सा नहीं है, एक नई चीज उन्होंने लाया है। मेरे ख्याल में उन्होंने अपने लिए इतने मसाइल पैदा किए। अली साहब बताएंगे, लेकिन चूंकि फवाद चौधरी साहब अब इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, इसलिए जाहिर बात है वो तो उनका मौका तो नहीं ले सकते। लेकिन अली अवान साहब, सर इस पे आप कोई रिप्लाई करना चाहे जो जनरल कादिर साहब ने नुकात उठाए हैं टीएलपी के साथ, क्योंकि आज साद रिजी साहब की रिहाई भी अमल में आई है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रियासत और हुकूमत को पीछे नहीं हटना चाहिए था और फवाद चौधरी साहब के बयान को कोट करें। अली अवान साहब आप इस पे? मैं नहीं कहता, उन्होंने कहा कि रियासत को नहीं हटना चाहिए। जी सर। फवाद चौधरी ने कहा है कि रियासत को नहीं हटना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी सर। देखिए मैं बता देता हूँ, जो उनकी स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट हो रही है और बहुत सारी जगह पे हो रही है। कादिर साहब ठीक बात कर रहे हैं। अगर आप उसे कॉन्टेक्स्ट में लें तो वो ओवरऑल एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे थे। और देखें हो क्या रहा है, आपने बिल्कुल सही बात की कि पाकिस्तान के अंदर क्या अल्लाह चले बाकी सारी चीजें छोड़ दें, पिछली गवर्नमेंट को ले दें, 2008 इस मुल्क के अंदर निजाम अदल रेगुलेशंस आई कि नहीं आई, और किसके साथ निगोशिएट करके आई? मौलाना फजलुल्लाह के साथ निगोशिएट करके आई। और क्यों आई? कि पीस परवेल करे, पीस को चांस दिया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। जो हमारा एक पूरा मुल्क एक दहशतगर्दी की लपेट के अंदर था, तो हम एक पीस को चांस दें। उसके बाद आपको याद होगा कि पिछली दफा जब नून लीग की गवर्नमेंट थी और जब कादिर साहब नून लीग के अंदर होते थे, एक इन्होंने आइन के अंदर चेंज लेके आए थे और जो उसके ऊपर पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े थे। राना सनाउल्लाह साहब के घर पे हमला हुआ था, जावेद लतीफ साहब को मारा गया था, एहसन इकबाल पे फायर हुआ था, और उसके बाद आपको याद है वो लोग पूरे फैजाबाद आ गए थे, उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ? निगोसिएशन हुई, एहसन इकबाल साहब के साइन है उसके ऊपर,
और आपको पता ही है कौन कौन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। तो जब रियासत होती है वो देखती है प्रवेल करें, सेंस प्रवेल करनी चाहिए। इंग्लैंड का आप मिसाल ले लें, 1968 में आयरिश रिपब्लिक आर्मी उनके साथ नबर जमा थी। 30 साल 98 तक वहां दहशतगर्दी की लपेट में रहा इंग्लैंड। उस वक्त की जो हुक्मरान थी मार्गरेट थैचर, उनको आयरन लेडी कहा जाता था। पर आखिर में क्या हुआ, निगोसिएशन हुई। ये बात करना कि सरेंडर कर दिया है, ये बात करना कि ये वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए जा रहे हैं। वो ओवरऑल सिचुएशन में बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस तरह के मसाइल होते हैं। पर हुकूमतें क्या करती हैं, हुकूमत रियासत क्या करती है, वो हमेशा बड़ा दिल दिखाती है और शायद इस तरह की चीजें भी करती है। शायद वो उस वक्त तो आपको बुरी लग जाए, आपके सामने लाल मस्जिद ऑपरेशन है, पहले तो सब ये कहा जा रहा था ऑपरेशन करे ऑपरेशन करे। जब वो हो गया और उसके जो रिपरकशंस आए वो पूरे पाकिस्तान ने फेस किए। तो ये चीजें जो जनरल कादिर साहब कोट कर रहे हैं उधर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जी जनरल साहब, मैं सिर्फ अवान साहब से सिर्फ एक बात कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। अवान साहब ने जो कुछ कहा 100% सही कहा। रियासत को यही करना चाहिए जो अवान साहब कह रहे हैं, लेकिन रियासत का ये एडमिट करना कि हम कमज़ोर हैं, इनसे निपट नहीं सकते हैं, इनसे नहीं, मैं TLP की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई और दहशतगर्द तंजीम आ सकता है, कोई और कार्रवाई की जा सकती है, डाकू चोर लुटेरे ये वो इस किस्म की कार्रवाई आ जाए। जब रियासत की तरफ से ये बात आ जाती है कि वो कमज़ोर है, उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, ये गलत सर बात है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कादिर साहब, ये गलत सर बात आप किस दुनिया में रह रहे हैं? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। किस चीज़ का? आपका एक्शन जब बताता है कि आप Action- उनसे वो बता रहे हैं, आपने सूफी मोहम्मद से जब पीस किया, नहीं, आपने जब नहीं, देखिए, TLP के साथ पीस नहीं, किया, अब आप नहीं, TTP नहीं, के नहीं, साथ नहीं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो कभी भी, एक्शंस कभी भी, अब वो नहीं, दौर नहीं, नहीं चलेगा। अब तो नहीं, लोग कभी- आपके कभी नहीं, एक्शन से नहीं, जांचते नहीं, हैं, मैं अल्फाज से क्या होता है? मैं आर्गूमेंट देता हूँ उसके लिए। वो एक्शन, यस, आपको अपने अवाम को, अपने लोगों को आप मार नहीं सकते, आपके पास ताकत बहुत यस, होता है, तो पीपल नो इट। ताकत बहुत होता है जी, ये कोई नई ताकत बात बहुत थोड़ी होता है। है। लेकिन ये कह देना कि हम कमजोर हैं, वो ताकतवर हैं, हमें मजबूरन withdraw अल्फाज करना पे पड़ा। इतराज है Concession अली किस अमान बात साहब, के ऊपर? जनरल बाकी साहब को उसको कहे उन एक्शंस में नहीं है, अल्फाज पे मुतरज है। ये तो कम से कम हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक सवाल पूछता हूँ जी। मुझे एक बताइएगा, सितंबर 11, 2001 जिसको हम 9/11 कहते हैं, यस, उसके बाद एक डिप्टी स्टेट ऑफ अमेरिका का फोन आता है। उसके बाद में वो आर्मिटेज खिताब भी लिखता है और वो कहता है कि मैंने 6 पॉइंट्स दिए थे, हाँ। और उनको फौरन मान लिया गया और दूसरी एक वॉर का हिस्सा बन लिया गया। तो आप उसको क्या कहेंगे? आप वहाँ कमजोर फील किया अपने आप को, दुनिया में आपने क्या मैसेज दिया कि आप तैयार होते हैं लोगों की जंग लड़ने के लिए? क्या मैसेज दिया, मुझे तो समझाइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ओपन भी में तारीख का हवाला दिया ना देखें, पूरी कौम की मोराल का दारोमदार होता है 22 करोड़ कौम अवाम को का। तो इस आर्मिटेज वक्त और आप कॉलिन पावल का देखिए, हवाला दे रहे हैं। कॉलिन पावल को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की बात कीजिए। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इनके हुकूमत के ऊपर वो एतमाद है बकौल उनके कि इनको हर चीज़ में अच्छा समझते हैं, हर चीज़ के काबिल समझते हैं, हर चीज़ को हैंडल करने के डिज़ायरेबली कानून के मुताबिक हैंडल करने के काबिल समझते हैं। उनका वज़ीर इत्तलात जब आके ये कहता है कि नहीं हम इस काबिल नहीं है, तो ये एक गलत बात कन्वे हो जाती है, लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, वो कुछ और किसी लेकिन और आप तरफ उनकी देखना बात शुरू का हो जवाब जाते हैं। देने से मैं गुरेज उनके आए। मैं उनके रिचर्ड फायदे आर्मिटाज की- और मैं उनके सेक्रेटरी फायदे कॉलिन की पावल। बात कर रहा हूँ। नहीं, वो हालात और हैं, उनके हालात हो के सर, बारे ये में- सी रियासती के पाकिस्तानी के तो सर सरबराह थे। लेकिन अली साहब वो कहते हैं आपकी भलाई के लिए, जनरल साहब कह रहे हैं मैं इस बात को हैमर कर रहा हूँ। इसको फारिग कर दें। वो या इस खुद बात पे फारिग इस हो पे जाएं। कह रहे हैं, इसलिए कह रहे थे। बारकवी एक ऐसा मौजू है, चूंकि हमारा मौजू बहस नहीं था, आपने नुक्ता उठाया, लेकिन हम अगर मुल्क की तारीख के पस मंजर में देखें तो ऐसे वाकयात हैं और जैसे इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी हैं। अमेरिका ने, देखिए मैंने अभी ये भी बताया जनरल कादिर साहब, मैं आपको एक और सच बता मैं एक और आपको बात बता, अमीर खान मुत्तकी साहब अफगानिस्तान के वजीर खारजा पाकिस्तान आए थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया। उनसे जब मैं सवाल किया, उन्होंने कहा अगर अमेरिका 20 साल जंग के बाद वो TTP के साथ ही मुज़ाकरात भी किए ना दोहा में, जिनके खिलाफ नंबरदाज बात है 9/11 का, जो कि अली अवान साहब ने जिक्र कर दिया, तो अमेरिका सुपर पावर ने भी पीस ब्रोक किनके साथ किए? तालिबान के साथ। और आप देख लीजिएगा अमेरिका ने ये नहीं, आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने भी किया। देखिए सब ने किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कमजोर हैं, कमजोर पोजीशन से कभी भी नेगोशिएशन नहीं की जाती है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमेशा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कौम से खिताब में कहा कि वी कुडंट फाइट मोर विद तालिबान बिकॉज वी
कैन नॉट अलाउ आवर नहीं, सन्स एंड डॉटर्स टू डाई। उसने कहा कि हमारे इंटरेस्ट में ये नहीं है, तो सर हमारे ये मजीद जो लोग बाइडेन मरवा ने नहीं सकते हैं, ठीक है ना? सुपर पावर 18 साल बाद मानती है, कमजोरी का इजहार नहीं। नहीं, अगर ये गवर्नमेंट समझती है कि इस किस्म के बयान दे दें, लेकिन अकेले ये नहीं है, और भी बड़े लोग हैं इंतजार में बैठे हैं, उनसे भी बातचीट करें। जी उन लोगों ने नहीं, वो इनसे बिल्कुल इन लोगों वो से जो अगर बहुत कम, बहुत ही मामूली आइन उनके की हदूद जराइम, को उनके मैं तो उनसे मुकाबले बात में करनी कुछ भी चाहिए टुवर्ड्स द एंड। सर अली अमान साहब, सर आप पॉलिटिकली अपने आप को लास्ट वर्ड ज्यादा स्ट्रेंथन समझते हैं, या आप समझते हैं कि ये जो कल मुश्तरका इजलास से कानून साजी हुई? कि मुझे एक बात बताइएगा सिर्फ, क्योंकि अब ये पीपल्स पार्टी के अंदर है जी विकीलीक्स के अंदर आया कि रहमान मलिक और यूसुफ रजा गिलानी मिले अमेरिकन एम्बेसडर के साथ, और उन्होंने कहा कि आप अब हमारे मुल्क के अंदर ड्रोन अटैक करते रहें, हमारे लोगों को मारते रहें, हम ऊपर ऊपर से तनकीद करेंगे और आप अपना काम जारी रखें। इससे क्या मजबूत हुई थी इनकी हुकूमत के जो मैसेज गया था, जो परसेप्शन गई थी, वो क्या गई थी? सर हो सका तो कादिर साहब उसका जवाब ये है कि पिछले 5 साल में एक और हुकूमत, पिछले 3 साल में एक और हुकूमत हमारी यहाँ इस मुल्क में थी, और यही ड्रोन अटैक अफगानिस्तान के अंदर हो रहे थे। वहाँ पर अफगानी भी मारे जा रहे थे, पाकिस्तानी भी मारे जा रहे थे। उधर हम जिनकी मुखालफत इसी ड्रोन में मुखालफत हम चलिए, उस मेरे वक्त ख्याल कर में रहे थे। हमने माजी की झरोकों में जाएंगे तो बड़ी माजी की कोई ड्रोन अटैक पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में नहीं होता। जी माजी की झरोकों में जाएंगे तो बहुत से गैप्स नजर आएंगे। 450 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अमान साहब, आपका शुक्रिया। जहर कादिर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम थोड़े से अपनी गुफ्तगू से डिफ्लेक्ट कर गए थे, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा माजी की झरोकों में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े गैप्स आएंगे। बारकफ ये आपने इन तमाम मामलात को रियासत ने खुश असलूबी से तय करना होता है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल अंग्रेजी का मुहावरा है। तो आज तक के लिए यही कुछ। अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और 10 तक की प्रोडक्शन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।